हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग स्टैटिक्स जी के विज्ञान और जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लगातार कवर कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अब आपका रेलवे के अंतर्गत किसी भी तरह का आपका डिले नहीं होगा। जुलाई में संभवतः इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आपका वैकेंसी है, चाहे आपका सेंट्रल वैकेंसी हो या स्टेट वैकेंसी हो, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है जो कि लगातार आपकी आने वाली है। तो लगातार आप सभी लोग तैयारी करते रहें। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली जो है लेटेस्ट आपका बुक जितने भी आपका प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरह का आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, और देखिए इसकी खास बात यह है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर प्लस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सहित क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हुआ है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन है, ये कंप्लीटली आपको कवर कराया जा रहा है। इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स भी आपको दिया जा रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली पदार्थ पूछा है कि किस अवस्था में है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पदार्थ टोटल 5 प्रकार की पाई जाती है, जो कि आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन होते हैं। हालांकि मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार के पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन टोटल की अगर बात करेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन होती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी गैस को परम शून्य जो है ताप अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका असंगत दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है कि बर्फ जो है, यानी कि बर्फ का पानी में परिवर्तित होना, ये गलन कहलाता है। तो पहला देखिए आपका सही दिया गया है। ठोस का गैस के रूप में परिवर्तित होना, ये आपके ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। देखिए किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका प्रमुख आपका जो है कुछ आपके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका NH4Cl है, या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं। इसके अलावा आपके नौसादर है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपका क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है। तो पदार्थ का एकमात्र अवस्था है जिसमें कि आकार और आयतन निश्चित होता है, और इसे हम लोग कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो फिर देखिए औसत की बात करेंगे तो पूछा है कि द्रव पदार्थ का आकार निश्चित होता है। तो ये देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसका जो आकार होता है पूछा है, औसत कथन को आपको छांटना है कौन सा आपका गलत दिया गया है। तो पहला कहा जा रहा है कि द्रव पदार्थ का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, बिल्कुल आपका अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ को जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाए ये सेम उसी प्रकार के आकार को बनाता है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है, तो ये आपका गलत नहीं है। अगला है कि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। द्रव पदार्थ असंपीड्य होता है, इसे दबा करके नहीं रखा जा सकता है, मतलब इसे कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। तो सी भी हमारा करेक्ट है, तो यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। द्रव पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो द्रव में भाप की जो प्रवृत्ति होती है ये दोस्तों आपकी नहीं पाई जाती। तो देखिए क्या आपका होता क्या है कि कौन से आपके जो है पदार्थ जिसके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, तो ये आपका जो है ठोस के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है आपका वर्ण लेखिकी विधि कहते हैं। सी आपका करेक्ट है। एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक्करण की किस विधि से पृथक किया जाता है।
2022 का ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आंसर लगाइए। पूछा जा रहा है कि एसीटोन एवं मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भाप आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए विषमांगी मिश्रण का बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, विषमांगी मिश्रण में आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के पदार्थ मिले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल तथा अल्कोहल का मिश्रण, जो कि आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट हमारा पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था? द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमर फील्ड ने बताया था। द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था? तो ये आपका बताया था रोमर फील्ड ने। जबकि देखिए मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम संख्या की प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिट्रॉन है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिट्रॉन है, ये आपको ऊपर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित कण, एक प्रकार का पॉजिट्रॉन है। ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाती है? ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। काफ़ी बार क्वेश्चन इस प्रकार के आपका रिपीट किया गया है। एक कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? एस कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है जब तक उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का कौन सा नियम कहलाता है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा था। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ऐसा मानना था कॉन्सेप्चुअल है, तो अभी से आप इसको प्रिपेयर रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया था? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के रूप में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रदरफोर्ड ने जो है अल्फा किरण का प्रयोग करके स्वर्ण जो है पत्थर पर इन्होंने बताया कि नाभिक जो होता है ये आपको दोस्तों विभाजित है, क्योंकि नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। तो इन्होंने बताया था कि जो परमाणु है ये आपका जो है विभाज्य परमाणु क्या है, तो ये एक प्रकार का विभाजित है, क्योंकि रदरफोर्ड के अलावे इसका जो पहले सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था, और डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है। लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ये आपका विभाज्य है, इसलिए क्योंकि परमाणु के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा h/2 का पूर्ण गुणज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है आपका फोटोन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? परमाणु सिद्धांत जो दिया था ये दिया था आपका जॉन डाल्टन ने, तो बी हमारा सही हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये आपके जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयतन विभव पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन विभव का जो मान है ये क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका घटता जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो आयनन विभव होता है ये आपका घटता जाता है। तो आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातुएं उपस्थित होती है? बताइए सही आंसर क्या है? तो क्षारीय मृदा धातु ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एस ब्लॉक के अंतर्गत आपका पाया जाता है। क्लियर है? तो डी आपने करेक्ट हो जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो बराबर आपका रिपीट किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपके मोसले के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह तत्व बताएं जिसकी परमाणु क्रमांक 12 है। तो देखिए जो हमारा मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक आपका 12 है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? देखिए आपको जो है सफिशियंट आपको टाइम बिल्कुल मिल पा रहा होगा 3 से 4 सेकंड, जिससे कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल आप अटेम्प्ट ले पाओ। और फुली कॉन्फिडेंस में देखिए अभी से आपको लगाना है क्वेश्चन, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। देखिए कम समय में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट लगातार परेशान होते हैं कोर्स को लेकर के। अभी से ही आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए अगर आप हमारे पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। इसका देखिए खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीटली जितनी भी लेटेस्ट एडिशन आपका बुक है ये A to Z इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्लस जितना भी आपके कंप्लीटली अलग अलग संस्थान में पटना के अंतर्गत टेस्ट चलता है, क्लास नोट्स प्लस A to Z क्लास नोट जो आपको मिलेगा ये बिल्कुल आप साइबर कैफ में जाकर के इसको निकाल भी सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट का कलेक्शन जो होता है इसका कंप्लीटली एक जगह पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए भी जितने भी अभी लेटेस्ट एडिशन आपका बुक लॉन्च हुआ है ये कंप्लीटली A to Z आपको मिल जाता है। मतलब पूरी तरीका से आपके A to Z सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज है A to Z आपको मिलता है। वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक है जिसका फी 99 है। इस पर कॉल या SMS करेंगे तो आपको इंक्वायरी मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप पर आप लिखेंगे ग्रुप डी या NTPC जो भी लिखना है, क्योंकि दोनों आपको कमांड चलाए जा रहे हैं। इस पर जैसे ही आप कॉल या SMS करेंगे तो आपको कंप्लीटली बैनर मिल जाएगा, जिससे कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जानी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हो, अवश्य आपको लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? देखिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दोस्तों आपका व्यवस्थित था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आप जाएंगे तो ये परमाणु क्रमांक के जो है बढ़ते क्रम में आधारित था। लेकिन जो आपके मेंडलीव का आवर्त सारणी है ये आपके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, वह कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा समूह 14 वाले जितने भी तत्व हैं ये सभी आपके पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसे कार्बन की अगर हम बात कर ले। अगला प्रश्न है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? देखिए आपके कोष जो होता है ये आपका K, L, M और आपका N होता है। K के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंतर्गत 8 और M के अंतर्गत 18, N के अंतर्गत 32 रखा जाता है। सबसे पहले तो इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे डायरेक्टली पूछा जाएगा M कोष के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, तो ये आपका 18 किया जा सकता है। L के अंतर्गत 8, K के अंतर्गत 2 और N के अंतर्गत आपके 32। अब देखिए प्रश्न है कि आवर्त के 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाह्यतम कोष है, ये फ्रेंड्स आपको पूछा रहा है। आवर्त 2 के बारे में आपको बताना है, तो 2 के बारे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। 2 के लिए आपका क्या है L है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा L कोष, तो बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या है, ये आपको ऊपर बताना है। देखिए यहाँ पर आप गौर करिए थोड़ा सा, आंसर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 3D = 4S ग्रेटर देन 3P ग्रेटर देन 3S ग्रेटर देन 2P = 2S ग्रेटर देन 1S, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक से तत्व अंतरिम संक्रमण तत्व कहलाते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा F ब्लॉक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सामान्य नाम क्या है? इसे लूनर कास्टिक कहा जाता है, डी आपका करेक्ट है। और देखिए रिपीट किया गया ये सभी क्वेश्चन मैक्सिमम दोस्तों आपको याद रखना है। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे हम लोग AgNO3 कहते हैं, जिसे लूनर कास्टिक कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम देखिए ये काफ़ी भारी धातु होती है और इसका जो घनत्व होता है ये काफ़ी दोस्तों आपके उच्च होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अच्छा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है kg पर आपका मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका
ये करेक्ट हो जाएगा। कई बार तो पूछा जाता है मरकरी का अयस्क क्या है, तो देखिए मरकरी का अयस्क होता है आपका Hg, जिससे सिनेबार या पारा कहा जाता है। कॉपर का क्यूप्राइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, जिसमें से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है, जिसे बॉक्साइट कहा जाता है, जिससे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपकी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, अगर धातु पूछा जाता है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा आएगा एल्युमिनियम, जबकि तत्व पूछा जाता है तो ये फ्रेंड्स आपका आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन ये आपका तत्व नहीं है, ये आपका क्या है तो एक प्रकार का सॉरी ये आपका तत्व है, ना तो ये धातु है ना तो आपके अधातु है। हालांकि ये अधातु के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका जो है मेटल नहीं है। तो देखिए अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के परपट्टी पर पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो आप लगाइएगा ऑक्सीजन, जबकि धातु पूछेगा तो लगाइएगा आप लोग एल्यूमिनियम, और सेकेंड नंबर पर बात करेंगे तो ये आएगा आपका सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण इनमें से क्या है, धातु का इनमें से भौतिक गुण क्या है। तो देखिए धातु जो है सामान्यतः ताप पर ठोस होता है, और ये आपके उघात वर्धनी होते हैं, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम खोज के लगाइए आंसर, सी आपका करेक्ट है। क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है। पेड़ पौधे की पत्तियों में जो है ये आपके क्लोरोफिल नामक धातु क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, और इसमें पाई जाने वाली धातु जो है ये आपका मरकरी है। तो देखिए मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी Mg होता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, सॉरी मरकरी नहीं मैग्नीशियम। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी कंपाउंड्स क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, जिसे AgBr कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सी है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु क्या है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कांसा है, जो कि आपके कॉपर और आपका टीन का मिश्रण होता है कांसा। जबकि पीतल की बात करेंगे तो ये आपका कॉपर और आपका जिंक का मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे कॉपर और जिंक का मिश्रण आपका पीतल होता है, सॉरी पीतल होता है। जबकि बात करें हम लोग कांसा का तो ये आपके कॉपर और आपका टीन का होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर कांसा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का जा रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किन एक में क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु जो है होती है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका लिथियम एवं ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है आतिशबाजी में। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बेरियम है, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार हुआ पदार्थ है जो OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। OH- की आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, तो भी आपका करेक्ट है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट किया गया था। सभी जल में घुलकर प्रदान करता है। तो देखिए जितने भी अम्ल होता है ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है, तो भी करेक्ट है। रक्त का pH मान कितना है, लगाइए आंसर आप लोग। सही आंसर क्या है, रक्त का pH मान 7.4 है। जबकि बात करें हम लोग पित्त का pH मान 7.7 होता है। शरीर का pH मान कितना होता है, तो ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सिरका का मुख्य घटक क्या है। सिरका का मुख्य घटक है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब वो पूछा जा रहा है कि किस रंग का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर लाल हो जाता है तो ये आपके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, अगर ये आपका ब्लू हो जाता है तो ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन H+ आयन को जो है प्रोड्यूस करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय अम्ल, जिसे HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मदों में से किसकी प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होता है। टूथपेस्ट तो आपका क्षारीय है, अशुद्ध जल आपका नहीं होगा, उसके बाद हमारा बेकिंग सोडा हो जाएगा। ये दो आपका है जो क्षारीय प्रकृति का होता है।
तो 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे, देखिए इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट किया है। यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम औषधि है? तो वैसे केस में देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बेकिंग सोडा को डाला जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कर देता है तो ये आपके क्षार के गुण को प्रदर्शित करेगा, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, तो पहला करेक्ट है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। उपर्युक्त में से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं वे जल में घुलकर निर्माण करते हैं। जल में विलय होते हैं, जल में घुलकर निर्माण करते हैं, ये आपका क्षार का करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता और कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या है? कहा जा रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? विकृत गंधिता जो है ये आपके ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाले दूसरी अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है तो उसे किस प्रकार के उत्प्रेरक के नाम से जाना जाएगा? यानी किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? देखिए वाष्पन और दिया गया है संघनन, ऊर्ध्वपातन और उपर्युक्त में से सभी, तो डी आपका सही हो जाएगा। सभी आपका जो है फिजिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, इनमें से बताइए कि कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, लोहे का चुंबक बनना या नौसादर का ऊर्ध्वपातन होना या शक्कर का पानी में विलय होना, ये सभी आपका उत्क्रमणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है इसे क्या कहा जाता है? तो फिर से इसे कहा जाता है अपचायक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपचयन कहलाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है? देखिए इस रिएक्शन पर यहाँ पर आप गौर करिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया जो है इनमें से किसका उदाहरण है? ये दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपके अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका 2+ है ये आपका जो है आपका हट जा रहा है, तो हट जा रहा है तो अपचयित हो गया, यानी रिडक्शन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका जुटेगा और ऑक्सीजन अगर आपका जुटेगा तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है हवा में चांदी के आभूषण का काला होना, फलों का पकना, दूध से दही का बनना, जल में चीनी का घुलना। तो देखिए आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन पहला है कि फ्रिज से दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश रंगों को अभी में विभक्त होना, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला है दूध का आस्यंदन होना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका केमिकल चेंजिंग है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? बताइए तो आपका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, तो डी आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति होती है। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति धनावेशित होता है। भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उसका अस्थायित्व क्या होगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब बढ़ जाएगा तो इसका अस्थायित्व क्या होगा? तो अस्थायित्व भी आपका बढ़ता है, तो यहाँ से देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना एक बार, पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उसका अस्थायित्व में क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है। पूछा है कि परमाणु भट्टी अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है, तो देखिए हमारा सही आंसर है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संयंत्र में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल जिसका सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
इसका प्रयोग किया जाता है बंधक के रूप में। तो देखिए दूसरा तो आपका पहले करेक्ट है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका दूसरा करेक्ट है, ईंधन के रूप में। ये तो आपका गलत है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और इसमें यूरेनियम 235 का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में भी किया जाता है। तो 2 और 3 आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। भारत में पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है। इसको प्यूरिफाई करने के बाद यूरेनियम आपको 235 के रूप में बनाया जाता है, जिसका प्रयोग बिजली का उत्पादन करने में या परमाणु बम का निर्माण में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 67 का सही आंसर है आपका। 0.7% आपका परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। यूरेनियम 235 में कितनी मात्रा में उपस्थित होता है यूरेनियम, तो ये आपका होता है प्योर यूरेनियम 0.7%। तो डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले छोटे नाभिकों के कुल द्रव्यमान की तुलना में कितनी होती है। तो देखिए कम होता है, बी करेक्ट है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर लगा लीजिए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो ये देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित हो। नाभिकीय संलयन बी आपका करेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जबकि बात कर लेते हैं हम लोग परमाणु बम का। परमाणु बम की अगर बात करें तो ये आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो करेक्ट है। गामा किरण की प्रकृति कैसी होती है। गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है अल्फा के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होते हैं। और देखिए अगर बात करें हम लोग तरंगदैर्घ्य का, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे अधिक आपका ये आपके अल्फा किरण का होता है। तो आंसर लगा दीजिए आप लोग, सही आंसर आपका क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है आपका गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, गामा किरण की प्रकृति कैसी होता है। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सभी क्लास को बेहतरीन तरीका से आप कवर कर पाए। ओवरऑल जो आपका प्रीवियस पेपर 2022 भी जो आपका कंडक्ट हुआ है A to Z फ्रेंड्स आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो लगातार आप लोग कवर करते रहे। रेडियम पूछा रहे कि रेडियम तत्व जिसकी वर्तमान में मात्रा 100 ग्राम है, कितने वर्षों बाद इसकी पूछा है कि जो है 25 ग्राम रह जाएगी। ये देखिए थियोरटिकल चीज़ें हैं। अगर आप +2 में साइंस पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप इससे जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप इन चीज़ों को पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 39 वर्ष आपका लग जाएगा। अब इसको देखिए प्रूव्ड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका थियोरटिकल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो है थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक क्या है। देखिए इसका जो आपका PDF जो डाला गया है दोस्तों, इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपका वन लाइनर फॉर्म में स्टार मार्क आपको दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको अवश्य लगाइए, क्योंकि जितनी भी रिवीजन PDF है ये कंप्लीटली आपको दिया गया है और ये कंप्लीटली आपको पेड बैच के अंतर्गत आपको चलाए जा रहे हैं। जितने भी ऑथेंटिक आपका मटेरियल है, तो आप सभी लोग इस पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेकर के आप सभी लोग अवश्य जो है इंक्वायरी ले और अवश्य आप सभी लोग ज्वाइन करें, ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपका किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन का जा रहा है कि कैंसर थायराइड के उपचार में उपयोगी समस्थानिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि अंतरिक्ष पिंडों की आयु ज्ञात करने में उपयोगी समस्थानिक क्या है। अंतरिक्ष पिंड की आयु ज्ञात करना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा K40 का प्रयोग किया जाता है। एलिफेंटिक को जलाने पर क्या होता है। एलिफेंटिक को जलाने पर क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र बताइए। जो भोपाल गैस त्रासदी में इसका रिसा हुआ था, अमेरिकी एक वैज्ञानिक था, यहाँ की मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था और काफ़ी व्यक्ति मारे भी गए थे। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड सूत्र की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। CH3NCO होता है, या डायरेक्टली आप इसको याद रखिए CH3CON होता है, जिसे हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम लोग CNG कहते हैं, इसका मुख्य अवयव क्या है। इसका मुख्य अवयव होता है मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका मुख्य अवयव होता है मीथेन CH4।
अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में पूछा रहे कि स्फोटन रोधी के रूप में क्या मिलाया जाता है। देखिए पेट्रोल में पूछा जा रहा है कि जो पेट्रोल है आपका, इसमें आपका नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए तो आप लोग, सही आंसर क्या है। नॉकिंग एजेंट के रूप में आपका टेट्रा एथिल लेड का किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, जिसमें कि दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, इसमें पूछा रहे कि अनुपात कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर गैस, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। प्रोड्यूसर गैस की अगर बात करें तो ये आपका 2:1 के रूप में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कार्बनिक यौगिक को पूछा जा रहा है कि ऑलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपके ऑलिफिन्स के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑलिफिन्स के रूप में आपका एल्किन को जाना जाता है, तो भी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एंथ्रासाइट के पश्चात सर्वाधिक दहन क्षमता वाला कोयला कौन सा है। 1 नंबर पर एंथ्रासाइट आता है, जो कि सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला, जिसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए एंथ्रासाइट के बाद जो है कौन सा कोयला आता है जो कि आपका बेस्ट है। तो देखिए आपका बेस्ट में आ जाएगा आपका बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो पीट कोयला होता है ये सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है, तो उसी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल शुद्धता का मापन किस संख्या के द्वारा किया जाता है। 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा है। इस बार आपका ALP 2022 में भी 2024 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि ऑक्टेन की संख्या का मापांक क्या है। तो देखिए पेट्रोल की जो शुद्धता होता है ये ऑक्टेन की संख्या में ज्ञात की जाती है, तो भी आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि मीथेन जुगाली पूछा रहे कि यदि मीथेन जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रूमिनेंट गैस कहते हैं। जो जुगाली करते हैं मवेशी, जो बाद में भोजन को चबाते हैं, इसे दोस्तों पूछा रहे कि इसमें निकलने वाली जो आमाशय से मीथेन गैस होता है CH4, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों कहा जाता है आपका रूमिनेंट। ठीक है, रूमिनेंट गैस कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका प्रोपेन और ब्यूटेन आपके भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है TNT विस्फोटक में किसका प्रयोग किया जाता है। TNT विस्फोटक में कि उपयोगी जो आपके हाइड्रोकार्बन है, ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका जो है टाइलुइन है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप दिया गया है कि जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो देखिए 86 क्वेश्चन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि डाइक्लोरोएथेन तथा पॉलीसल्फाइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित रबड़ क्या है, तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपका थाइलकॉल है। त्वचा में नमी बने रहने के लिए इनमें से पूछा है कि शेविंग क्रीम में मिलाया जाता है। त्वचा में नमी बने रहने के लिए शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका दोनों, क्योंकि इसमें आपका ग्लिसरीन भी मिलाया जाता है, इसके अलावा रोजिन भी मिलाया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन तथा एडिपिक अम्ल नामक एकलक इकाइयों से बना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपीट कर लेना। पूछा है कि कौन सा बहुलक है जो हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन तथा एपिडिक अम्ल से मिलाकर के बनाया गया है, तो ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपके नायलॉन 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रबड़ क्या है। संश्लेषित रबड़ की बात करेंगे तो ये आपका सभी होगा, क्योंकि ब्यूना एन है और नियोप्रीन है और आपका थाइलकॉल है, ये सभी एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नियोप्रीन नामक रबड़ निर्मित होता है। नियोप्रीन नामक रबड़ 2-क्लोरो-1 ब्यूटाइल से निर्मित होता है। जो आपके नियोप्रीन नामक रबड़ होता है ये आपके 2-क्लोरो-1 ब्यूटाइल से निर्मित होता है, तो भी आपका सही है। सीमेंट निर्मित होती है। सीमेंट में पाए जाने वाला प्रमुख पदार्थ होता है कैल्शियम सिलिकेट, इसके अलावा कैल्शियम एल्यूमिनेट द्वारा जो है सीमेंट का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम सिलिकेट और जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है, तो डी हमारा सही है, एथिलीन। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है।
निर्जलीकरण कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब सीमेंट जो जमता है ये आपका निर्जलीकरण के कारण से। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। ENO का प्रमुख घटक क्या है। ENO की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। NaHCO3 जो होता है ये आपका इनो का प्रमुख घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये आपका देखिए पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। वसा व तेल के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिक्रमक में भी किया जाता है। इनमें से आपका सभी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण जब नमी की उपस्थिति में आता है तो इससे आपका क्लोरीन नामक गैस का निष्कासन होता है। तो ये सभी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है खाने वाला जो सोडा होता है जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर पहला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न कहा जा रहा है बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रभावित की जाने वाली गैस क्या है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जो जलीय विलयन है इसमें किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, यानी कि बी करेक्ट है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सांद्र पूछा है कि विलयन मिलाया जाता है। अग्निशामक यंत्र में पूछा है कि अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। चौक तथा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है। इसे कहा जाता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड जितने भी आपका प्रश्न आपके थे इसको मैंने कंप्लीटली आपको कवर करा दिया है। इसका मैंने ऐड कर दिया है आंसर शीट भी आपका, और जो आपको रिवीजन के लिए पैड बैच में आपका जाएगा इसका मटेरियल्स, ये आपको आंसर आपको टिक करके जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम भी लिंक आपको डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बुक वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।